जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं चक्रवात दाना और मैंग्रोव वन के बारे में, क्योंकि ये हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब्जेक्ट जियोग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चक्रवात दाना के बारे में। तो चक्रवात दाना गंभीर चक्रवात की श्रेणी में आता है और इसके हवा या वायु की जो गति रही है वो 89 से लेकर के 117 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रही है। ये जो चक्रवात है ये उड़ीसा के तरफ आया हुआ था। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह ये दोनों ही उड़ीसा में है और उसी के आसपास ये चक्रवात रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो चक्रवात दाना है इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है दाना। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है और इसमें कतर देश भी शामिल है, जिसने हमारे यहाँ ये जो चक्रवात आया हुआ है इस चक्रवात का नाम दाना रखा हुआ है। अरबी भाषा में है ये दाना और इसका मतलब निकलता है सबसे सही आकार का मूल्यवान और सुंदर मोती। अभी हम बात किए कि उत्तरी हिंद महासागर में जो चक्रवात आया हुआ है और उड़ीसा तट को इसने प्रभावित किया, तो आखिर इसका नाम कतर देश ने क्यों रखा है, इसके पूरे सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। मतलब कि हम चक्रवात के नामकरण के सिस्टम के बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए, ये नामकरण की जो प्रणाली है वो सन 2000 से शुरू हुआ था और विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसी ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। इसमें उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकाय, जिसे हम शॉर्ट में TCRB बोलते हैं, इसी के द्वारा चक्रवात नामों की एक सहयोगात्मक सूची स्थापित की गई थी जिसमें 13 देश शामिल हैं। मतलब कि TCRB में 13 देश शामिल हुआ है और उसी के बाद इसे TCRB बोलते हैं। ये 13 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये 13 देश मिलकर के WMO को नामों की सूची दिए हुए हैं और यहाँ पर WMO उन नामों की सूची को देखता है, उसको रिव्यू करता है और उसके बाद अंतिम रूप से देखता है कि इस चक्रवात का जो नाम है वो ये रखा जाना चाहिए। यहाँ पर एक मानकीकरण भी है जो विश्व लेवल पर वर्क कर रहा है, इसे हम बोल सकते हैं वैश्विक मानकीकरण। तो चक्रवातों का जो नामकरण है वो मीडिया और आम जनता दोनों के लिए उनकी पहचान को आसान बनाने के लिए यहाँ पर नाम रखा जाता है, जिससे चक्रवात की प्रगति पता चलती है और संभावित खतरों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। मतलब नाम कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये 13 देश मिल करके जो नाम रखे हुए हैं, इन नामों को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है कि छोटा चक्रवात आया तो उसका क्या नाम रखेंगे, बड़ा चक्रवात आएगा तो कैसा रखेंगे, उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके नामों की सूची दी गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है, 13 देश शामिल हैं तो यहाँ पर 13 देश को यहाँ पर चक्रवात के हिसाब से और उनकी बारी के हिसाब से मौका मिलता है कि इस बार इस देश की बारी थी तो अगले बार इस देश की बारी है चक्रवात का नाम रखने की। तो यहाँ पर इस बार जो चक्रवात दाना कतर ने नाम रखा हुआ है तो कतर की बारी थी। अब अगले बार जब चक्रवात आएगा जहाँ भी आएगा तो अगले देश की बारी होगी लिस्ट में, जिसका भी नाम होगा अगली बारी के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जैसे कि इस साल कतर ने दाना नाम रख दिया तो अगले साल जब बारी आएगी और इतनी ही चक्रवात की स्पीड रहेगी या अगले बार, तो फिर उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो देखिए, जैसे ही चक्रवात का ये नाम रख दिए हैं तो उसके जगह अब दूसरा नाम शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि अब वो नाम को हटा दिया गया क्योंकि हमने वो नाम रख लिया है, अब दूसरा नाम रखा जाएगा। तो यूँ कह सकते हो कि समय समय पर टाइम टाइम पर जो चक्रवात के नामों की सूची है उसमें बदलाव होता रहता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैंग्रोव वन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि चक्रवात दाना भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह ये दोनों को प्रभावित करने वाला था और ऐसा प्रभावित करने वाला था जिससे बहुत सारा नुकसान होता, बट ऐसा हो नहीं पाया।
वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव वन की उपस्थिति है, मैंग्रोव वन है, जिस वजह से चक्रवात दाना का इफेक्ट बहुत कम हो गया। ये क्यों हुआ और इसके क्या रीज़न रहे हैं पर भी हम बात करते हैं। तो देखिए, जो मैंग्रोव वन है इसमें सहिष्णु पेड़ और झाड़ियां शामिल हैं, और ये जो पेड़ और झाड़ियां हैं ये ज्वार नदमुख और अंतर ज्वारी क्षेत्रों में पनपते हैं, जहां पर मीठा जल और लवण युक्त जल दोनों ही उपस्थित होता है। मतलब ये है कि एक तरफ मीठा जल है और एक तरफ लवण युक्त जल है। लवण युक्त का मतलब थोड़ा सा नमकीन वाला जो पानी है, ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर ये मैंग्रोव वन उपस्थित होते हैं, वहां पर ये उगते हैं। अब इनमें एक अनुकूलन क्षमता होती है, जैसे कि हवाई जड़ें, एरियल रूट्स होते हैं, मोमबत्तियां होती हैं, जो कि लवण युक्त पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित रहने की इनमें क्षमता बनाए रखते हैं। यहाँ पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो मैंग्रोव वन है ये तट के आसपास जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तटीय क्षेत्र में, ये लवण युक्त जल में ये मैंग्रोव वन पनपते हैं। कुछ मैंग्रोव वन के वृक्षों के नाम हम यहाँ पर बात करें तो लाल मैंग्रोव, ग्रे मैंग्रोव और राइजोफेरा इसमें शामिल हैं। अब भारत में मैंग्रोव एरिया के बारे में बात करें तो भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं वो लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर है। और देखा जाए तो हमारे देश की जो पूरी जियोग्राफिकली एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसका ये केवल 0.15% है। अब इसके अलावा भारत में कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो जैसे कि हम पहले बात किए कि उड़ीसा के भितरकनिका वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी कृष्णा डेल्टा वाला एरिया है, गुजरात है, केरल है और अंडमान द्वीप समूह है, इनके एरिया में मैंग्रोव वन पाया जाता है। अब पूरे देखें कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, तो भारत और बांग्लादेश में एक वन है सुंदरबन। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन एरिया है। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वन की भूमिका के बारे में कि ये चक्रवात जब आता है तो क्या क्या भूमिका निभाता है, क्यों हमारे लिए मैंग्रोव वन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो मैंग्रोव वन है ये तट की सुरक्षा करते हैं। जो समुद्र तट होते हैं तो वहाँ पर हमारे कई तटीय समुदाय होते हैं, उपस्थित होते हैं, मतलब तट में भी लोग रहते हैं। इसके अलावा जीव जंतु भी रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा का काम मैंग्रोव वन करता है। इसके बाद समुद्र से बहुत बड़ी बड़ी चक्रवाती लहरें आती हैं। जब चक्रवात आता है तो बहुत ज़्यादा लहरें उठती हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे तक जाती हैं, ऊंचाई तक, जिससे बहुत ज़्यादा जानमाल के नुकसान होने की संभावना रहती है। लेकिन जब ये मैंग्रोव वन रहते हैं ये उसको धीमा कर देते हैं और यूँ समझ सकते हैं कि हमारे लिए वो खुद को वहाँ पर सौंप देते हैं। कह सकते हैं कि चक्रवात को रोकने का काम मैंग्रोव वन करते हैं। तो जितना भी उसका प्रभाव है वो मैंग्रोव वन तक रहता है। जो तटीय समुदाय के लोग हैं उनको उससे नुकसान नहीं होता है या बहुत कम नुकसान होता है।